नमस्कार मित्रों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की आज हमारी 9वीं क्लास है और टॉपिक तो पता ही है आपको क्या चल रहा है, हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और इसका भाग 5 है आज। इससे पहले हमने मालवा का पठार पढ़ लिया है, मध्य भारत का पठार पढ़ लिया है, बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। संप्राय भूमि क्या है या व्हाट इज पेनिप्लेन या संप्राय भूमि किसे कहते हैं? तो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे बुंदेलखंड का जो पठार था वो एक संप्राय भूमि का उदाहरण माना जाता है और उस संप्राय भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टोर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो आप सेम टू सेम चीज यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 के मेंस में पूछा गया था 3 नंबरों के लिए। ठीक है, 1 या 2 पंक्ति में इसको क्या करना था, आपको आंसर देना था। संप्राय भूमि में लिख दोगे ना आप। देखो क्या होता है, संप्राय भूमि क्या होती है, नदी अपर्दन की जो लास्ट वाली या अंतिम अवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संप्राय भूमि कहते हैं। मतलब कुल मिला के जब एक नदी होती है पहाड़ी से बहती जाती है, वो अपर्दन करती जाती है और एक समय ऐसा आता है उस भूमि को वो क्या कर देती है, एक समतल भूभाग में परिवर्तित कर देती है और इसी समतल भूभाग को हम क्या कहते हैं, संप्राय भूमि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट कीजिए। रीवा पन्ना का पठार का भौगोलिक विवरण देना है आपको। 11 नंबर का एक क्वेश्चन है और 200 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, आप कोशिश कैसे करना है आपको लिखने की, पूरा लेक्चर देखना है, पूरे लेक्चर को माइंड में रिवाइज करना है, उसके बाद पेन और कॉपी उठाकर जितना हो सके उतना आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैच करना है अपने नोट्स से जो इस लेक्चर के माध्यम से आप बनाओगे कि आपने कितना लिखा और कितना आपको याद है। जो मैं बोलने जा रहा हूं पूरे लेक्चर में उसका कितना प्रतिशत आपने कैच किया आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी तो पता ही आपको क्या हो चुका है, अभी तक अपना मालवा हो चुका है, मध्य हो चुका है, बुंदेल हो चुका है। आज रीवा पन्ना का पठार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं कहां पर है ये। तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो यहां पर है, देखिए, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 31,955 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 31,954.9 मतलब 31,954.9 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। सो डोंट कंफ्यूज। और जो कि मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल का कितना है, 10.37%। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इस तरह देखिए आप पश्चिम की ओर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये मालवा का पठार है। दक्षिण की ओर क्या है, नर्मदा सोन घाटी है। ठीक, बुंदेलखंड का पठार किधर है, ऊपर की ओर आप लिख सकते हो, उत्तर की ओर बुंदेलखंड का पठार है। और इसके पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर क्या लिख सकते हो आप, इधर बघेलखंड का पठार भी लिख सकते हो आप थोड़ा सा। और इधर वाला जो एरिया है ये जो छत्तीसगढ़ वाला से थोड़ा सा पार्ट रहेगा, इधर तो अवध का एरिया जाता है ये, और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसको हम बोलते हैं झारखंड का मैदान। अब आप बोलोगे से झारखंड कहाँ से आ गया, तो ज्योग्राफिकल तरीके से जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है उसको झारखंड का मैदान ही कहते हैं हम, याद रखना ये बात आप। ठीक है, पॉलिटिकली तो छत्तीसगढ़ है लेकिन ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको झारखंड का मैदान कहा जाता है। ठीक है, रट लो इस चीज को। चलिए इसका अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट, और देशांतरी विस्तार इसका कितना है, 78 डिग्री 4 मिनट से लेके 82 डिग्री 18 मिनट तक है। ये याद रहता कि नहीं रहता आप लोगों को, मुझे पता नहीं रहता है। एक बाद में क्या रहेगा, आप बार बार इसे पढ़ोगे ना, रिवाइज करते रहोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, हाँ यार 23 डिग्री से वो चालू होता है तो 21 डिग्री से वहां से एमपी चालू होता है। देखो सिंपल सी बात याद रखो, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक अक्षांश विस्तार है पूरे एमपी का। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर पठार स्टार्ट होगा या खत्म होगा तो इसी दरमियान ही होगा, वो खत्म भी इसी दरमियान होगा और स्टार्ट भी यहीं से होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई पठार 19 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो महाराष्ट्र वाली बात हो गई, 19 डिग्री से स्टार्ट हो रहा, तो समझ रहे हो ना आप लोग। वेरी गुड। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमने कर चुके हैं और इसका कितना है 10.37। जिले की बात करूं तो यहाँ पर रीवा मिलेगा आपको, पन्ना मिलेगा, सतना, दमोह और सागर की 2 तहसील मिलेगी। कौन कौन सी, रहली और बांडा तहसील आपको मिलेगी। कहां पर, रीवा पन्ना के पठार में। ठीक है, अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो इसके पश्चिमी भाग में 125 माफ कीजिएगा, पश्चिमी भाग में लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्वी तथा दक्षिणी भाग, पूर्वी और दक्षिणी भाग कौन से, इधर देखिए आप, पूर्वी तथा दक्षिणी, पूर्वी तो ये हो गया पूर्वी और दक्षिणी कौन सा हो गया, ये वाला। इस भाग में 125 सेंटीमीटर से भी अधिक
एवरेज रेंज होती है, मतलब एवरेज रेंज यहाँ की कितनी है 125 सेंटीमीटर। वाहिल इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में उसी टाइम पर 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। कितना डिफरेंस आप देख सकते हो। ऐसा क्यों सर? कारण ये है, देखो भारत में दो प्रकार से मानसूनी बारिश होती है या बारिश होती है। दो प्रकार का सिस्टम बनता है भारत में और ये हेल्पफुल होता है बारिश करवाने के लिए। कौन कौन सा? एक सिस्टम बनता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि मई और जून के समथिंग बनता है। ठीक है, ये वाला एरिया इधर से पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, केरल के तट पर सबसे पहले टकराता है। तो ये हो गया आपका कौन से? अरेबियन सी से, मतलब अरब सागर से। एक सिस्टम बनता है, देखो ये तो मानसून वाला बात हो गई, लेकिन अच्छी बारिश भी इस वाले सिस्टम से भी बारिश होती है हमारे इधर। हमको फायदा मिलता है कौन सा? बंगाल की खाड़ी। तो आपने देखा होगा कभी न्यूज में कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है और ये चक्रवात 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में आ जाएगा, फिर भारी बारिश होगी। अच्छी बात बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक वैसे, लेकिन 99% उनकी बात गलती होती है। उसका कारण हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, उसमें क्लाइमेटिक वाला जो हमारा इंडिया की क्लाइमेट है कंडीशन, उसमें हम देखेंगे कि इंडिया के जो मौसम के वैज्ञानिक हैं ये गलत क्यों होते हैं, जबकि यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो बोल देते हैं कि आज बारिश होगी, या ब्रिटेन के वैज्ञानिक अगर बोल दें मौसम वैज्ञानिक कि आज बारिश होगी, तो बारिश होती है उस दिन। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम बाद में कि हमारे वैज्ञानिकों के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये और क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो होता क्या है कि इधर से जब बारिश आती है, बारिश कैसे आती है बताइए आप? बचपन में आपने एक पोएम पढ़ी होगी कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ फिर बादलों को अपनी ओर खींचते हैं, तो उससे क्या होती है? बारिश होती है। इन शॉर्ट बादलों में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, तो इधर से जब पानी जाता है हवा के माध्यम से, हवा में आर्द्रता होती है, आर्द्रता में क्या होता है? पानी होता है, या बादलों के माध्यम से पानी जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इस एरिया में आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत, ये पूरा का पूरा ये ऊपर उठा हुआ भाग है। इधर आपको क्या? मेकल पर्वत श्रेणी मिलेगी। ठीक है, इधर ये बघेलखंड का पठार है पूरा का पूरा, और ये ऊंचा वाला भाग है। तो बादल जब इससे जाते हैं तो टकराते हैं, सिंपल सी बात, बादल टकराएंगे ही सही। ठीक है, तो बादल जब टकराएंगे इनसे तो अपने अंदर हवा में या फिर बादलों में जो पानी है वो ड्रॉप कर देंगे ये लोग यहीं पर। ये लोग का मतलब ये बादल। ठीक है, तो इस कारण से इस रीजन में ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश जो हवा है उसने पानी को ड्रॉप कर दिया है, तो वो कैसी एयर बन गई? सूखी एयर बन गई, मतलब ड्राई है। अब ड्राई एयर इधर आगे आएगी तो उसके पास पानी तो है ही नहीं अब, तो वो क्या करेगी? पानी देगी क्या इस एरिया में? नहीं देगी। यही कारण है कि इस एरिया में बारिश कम होती है। सेम वे में इधर से देख लीजिए आप, इधर से भी बारिश जाती है, मतलब बादल जाते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये इधर से। तो ये क्या होते हैं कि बीच में भी इसको यहाँ पर ये नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया पूरा सतपुड़ा पर्वत यहीं से चलता है ये, तो यहाँ भी पानी ड्रॉप कर देते हैं। इधर मालवा का पठार का उच्च भाग मिल जाता है तो यहाँ पानी ड्रॉप कर देते हैं। यही कारण है कि ये मध्य भारत का इस एरिया में हमने देखा था कि यहाँ पर एवरेज रेंज 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भाई ये समझ जाओ इस चीज़ को आप कि बादल जो होते हैं वो पानी ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग का पानी को जाता है हवा के माध्यम से, बादलों के माध्यम से जाता है, वो जब ऊंचे भाग पर जाके वो ड्रॉप कर देते हैं। फिर उस भाग में, मतलब पहाड़ी के उस भाग में ढलान की ओर जब हवा जाती है तो वो ड्राई एयर होती है, उसमें पानी नहीं होता है। इस कारण से इस एरिया में पानी की कम मात्रा होती है और कम बारिश होती है। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट न्यू सेशन। न्यू सेशन मतलब भौगोलिक स्थिति। इससे पहले रुको एक मिनट, इधर कुछ बचा है क्या? हाँ, एवरेज तापमान की बात करूं अगर सर्दियों में तो 10 डिग्री तक रहता है, और अधिकतम गर्मियों में अधिकतम तापमान यहाँ पे 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये अधिकतम तापमान है और ये एवरेज तापमान है किसका? ठंड के टाइम का। ठंड बोले तो सर्दी के टाइम का। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो लोकेशन थी, आपने पूरा देख ही लिया है। इस लाइन को तो पढ़ने से तो क्या होगा, नुकसान ही होगा 5 मिनट का या 3 मिनट का, तो छोड़ो इसको। ठीक है, वही मैंने ये लोकेशन बताई थी, मालवा का पठार है, इधर दक्षिण नर्मदा सोन घाटी है, इधर ऐसा वैसा। ठीक है, तो इसके दक्षिण पश्चिम की ओर आपको भांडेर की एक श्रेणी मिल जाएगी, भांडेर पर्वत श्रेणी मिलेगी, और इसके दक्षिण पूर्व में आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला मिलेगी। बोलो ये नए टॉपिक आ गए दो, एक तो भांडेर पर्वत श्रेणी नई चीज आ गई और एक कैमूर पर्वत श्रेणी नई चीज आ गई। तो हम जब पर्वत की श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको कैमूर मतलब कैमूर से याद रखो, कहां से कटनी, कहां से कैमूर, तो कटनी जबलपुर वाला जो एरिया है वो कैमूर पर्वत श्रृंखला कहलाती है। और ये पूरा एरिया में फैली हुई है। इधर देखिए आप, कैमूर की जो श्रृंखला है ऐसे ऐसे पूरे इधर इधर पूरा ये कैमूर पर्वत श्रृंखला कहलाती है ये वाली।
इधर वाला जो एरिया है ये भांडेर माता, थोड़ा सा इधर वाला एरिया भांडेर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर इसकी प्रमुख फसल की बात करूं मैं, अगर एक मिनट, हाँ, इसकी प्रमुख फसल की बात करूं मैं तो वो क्या है, गेहूं है। इसके अलावा इसके पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग मतलब ये वाला एरिया, रीवा के इधर वाला एरिया, ये सीधी वाला, और है ना, इसमें क्या चावल की खेती प्रमुखता से होती है। तो मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूं, इस पूरे एरिया में चावल की खेती अच्छी होती है, याद रखना। बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार भी है। इधर वाला एरिया जो ये आपका मेकाल पर्वत श्रेणी वाला एरिया है, ये मंडला, बालाघाट, बालाघाट में तो काली मूछ वहाँ का चावल है, बहुत फेमस है। तो ये पूरा एरिया में चावल अच्छे से होते हैं। चावल की प्रमुख फसल का अगर आए एरिया तो अपनों को इधर ही आना है, बघेलखंड के पठार की तरफ, इधर छत्तीसगढ़ की तरफ, ठीक है। इसके अलावा सतना में क्या है, चूना पत्थर की माइंस वगैरह होते हैं वहां पर, और सीमेंट सिटी भी कहा जाता है भाई। सीमेंट तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है भाई, तो आप बोलोगे सर सतना में होती है। और सीमेंट सिटी किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर सतना को सीमेंट सिटी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। सतना में एक मझगांव है ना, मझगांव, वहां पर अभी हाल ही में, मतलब हाल तो नहीं बोल सकते हम, 5-6 साल पहले वहां पर एक हीरे की खदान मिली है। कहां पर, मझगांव में, 6-7 साल हो गए वैसे मिले हुए उसको। तो इसके अलावा यहाँ के नदियां देखो तो केन है, टोंस, सोनार, बिहड़, सतना है, ये नदियां हैं इसकी यहाँ की। कहाँ की बताइए, वेरी गुड, रीवा पन्ना पठार की। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखना ये चीज, विंध्यन कगार प्रदेश। ये कगार का मतलब क्या होता है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो देख लो आप, वहां पे मैंने कगार भी बताया था आपको, वहां पर मैंने स्ट्राइक वैली भी बताई थी, वहां पर मैंने आपको रेविने भी बताया था, ठीक है। तो बताइए कगार क्या होता है, तो आपने बताया था सर नदी का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको कगार कहते हैं हम, किसी भी जिस नदी इधर से प्रवाहित हो रही है इसका ऊपरी वाला भाग इसका, ठीक है, तो इसको कगार कहते हैं, ठीक है। लेज क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, लेज, ठीक है। आपने भी लेज देखा हो, पिक्चरों में भी लेज होते हैं, ऐसे पहाड़ी होती है, उस पर ये छोटे छोटे चीज़ होती है, यहाँ पर लोग बसाहट होती है लोगों की, फिर एक पहाड़ी आती है, फिर वो कटी हुई रहती है, फिर एक ऐसा हिस्सा आता है, फिर उस पर ऐसे रोड वगैरह या फिर लोगों को रहने के लिए जगह होती है, दिस इज कॉल्ड लेज। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात की बात करूँ मैं, चचाई जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा, चचाई जलप्रपात पाया जाता है। और क्यूटी चचाई जलप्रपात है जिसकी इसकी हाइट आपको कहीं कहीं पर कितनी मिलेगी, 139, बट एक्चुअल में कितनी है, 130 मीटर, याद रख लो, हाइट रट लो। इसके अलावा चचाई जलप्रपात है जो कौन सी नदी पर है, तो आप बोलोगे सर ये बिहड़ नदी पर है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दूं मैं ना, उधर से सही नहीं पाया, बिहड़ नदी है ना। अब देखो ये इसको ये बिहड़ है, लेकिन बिहार भी मिल जाए कहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम एक ही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्यूटी जलप्रपात पाया जाता है। तो क्यूटी जलप्रपात के ऐसा बोला जाता है कि भाई कुछ बुक वाले क्या बोलते हैं कि क्यूटी जलप्रपात जो है वो केवटी नदी पर पाया जाता है, इसको केवटी जलप्रपात भी कहते हैं। ये क्यूटी है ना, इसको केवटी भी कह दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों एक ही बात है। केवटी जलप्रपात को कुछ लोग बोलते हैं कि केवटी नदी पर ही है, लेकिन बहुत सारी बुकों में इसकी जो नदी है वो है महाना नदी, और कुछ बुक वाले इसको भी 130 मीटर ही बताते हैं, जो कि गलत बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुटी जलप्रपात पाया जाता है। अब बहुटी जलप्रपात के साथ भी यही समस्या है कि बहुत सारी बुक वाले क्या कहते हैं कि बहुटी जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर पाया जाता है, बहुटी नदी पर, और बहुत सारे बुक वाले बताते हैं कि ये ओदा नदी पर पाया जाता है, या ओदा नदी जो है वहां के जो जलप्रपात बनता है, कौन सा, बहुटी जलप्रपात, कौन सी नदी, ओदा नदी। इसके बाद यहाँ पर एक पूर्वा जलप्रपात भी पाया जाता है, और एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सारे के सारे रीवा में पाए जाते हैं, ठीक है। एक है पूर्वा जलप्रपात, इसके साथ भी समस्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये टोंस नदी पर पाया जाता है, कौन सी नदी, टोंस नदी, ठीक है। जबकि ये टोंस नदी का एक और नाम है, वो है तमसा, आप ये बोल सकते हो तमसा। तो आपको टोंस मिल जाए तो भी दिक्कत मत कुछ लेना, तमसा नदी मिल जाए तो भी दिक्कत मत लेना। अब आप बोल रहे हो सर ये क्या बता रहे हो आप, मतलब आपने हर 4 फैक्ट बताए, आपने 4 फैक्ट, और 4 फैक्ट के साथ हमको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी, मतलब कौन सी याद रखें हम। तो डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात यह है कि कल से तुम कहीं से इधर उधर से पढ़ोगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपको लगेगा कि सर ने तो गलत बताया, यहाँ तो 130 मिला, मतलब वो फलाने ढीम के सर तो गलत पढ़ाते हैं, ठीक है, आप बोलोगे उस टाइम पे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 8 से 10 बुकों का कलेक्शन है, तो मेरे को पता रहता है इंटरेस्टिंग तरीके से कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कौन सी बुक वाला क्या लिख रहा है।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया हर चीज़ का, हर 2 या 3 बुक का मैं डेटा देता हूँ आपको, क्योंकि 2 या 3 बुक ऐसी होती है जिनमें सेम नहीं रहता है हर बार, वो बुक में कुछ अलग ही रहता है। 6 बुक वाले कुछ और बोलेंगे तो 4 बुक वाले कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैं क्या करता हूँ, आपको हर बुक का डेटा देने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब भी आप पढ़ें तो अच्छा पढ़े और आपके स्वविवेक से निर्णय ले एग्जाम में, ना कि बुक वालों के माध्यम से। बुक वाले तो आप जब क्लेम करोगे क्वेश्चन, तो ये बुक वाले तो रद्दी के भाव में, इनको कोई पूछता नहीं है, याद रखना, ठीक है। ऑफिशियल डेटा होता है वही चलता है हमारे, जब हम क्वेश्चन को क्लेम करते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन गलत आ जाए, ठीक है, बुक वाला कोई रेफरेंस नहीं मानते हैं, चाहे वो व्यापम वाले हों या फिर वो MPPSC वाले हों। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है मध्य प्रदेश में, ऐसा क्यों चल रहा है, आप कुछ करो। तो भाई मतलब है ना, सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जो है वो है, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो। चले आगे बढ़ते हैं हम भी। तो यहाँ की मैं एवरेज हाइट की बात करूँ, औसत ऊंचाई है 300 से 450 ऊंची, मतलब यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है एवरेज। लेकिन सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ की, सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका गुडविल शिखर। इंग्लिश में इसको गुडविल बोलते हैं, हिंदी में एक नाम इसका कुलुमार या कहीं कहीं पर कुलुमारी पहाड़ी भी मिलेगी कुछ कुछ बुकों में, तो कुलुमार बोल लो या कुलुमारी बोल लो, ठीक है। और एक सद्भावना शिखर, गुडविल का मतलब है ना सद्भावना, तो वो हिंदी और इंग्लिश एक ही है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये दमोह में पाया जाता है। सबसे बेस्ट फैक्ट है ये याद रखने वाला, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, पता नहीं क्यों, कि भाई गुडविल ये शिखर कहाँ पर है। कभी कभी देखो इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ये गुडविल नाम से भी पूछा जा चुका है, कुलुमार नाम से भी पूछा जा चुका है और सद्भावना शिखर नाम से भी पूछा जा, इसलिए बोला बहुत इंटरेस्टिंग और बेस्ट फैक्ट है ये, जो याद रखना चाहिए अपने को। तीनों है एक ही चीज, लेकिन अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हाँ, अभी आप लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हर कुछ ही बोल रहे हो, हमें कैसे यकीन होगा कि यह पूछा जा चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद, मतलब टाइम लगेगा, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। और सीरीज में क्या रहेगा, जितने भी क्वेश्चन MP के पूछे जा चुके हैं अभी तक, वो सारे के सारे उसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इससे आपको क्या रहेगा फायदा, आपको जब मैं बोलता हूँ ना कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये हो चुका है, ऐसा ऐसा बात है ये, तो आपको थोड़ा सा मतलब यकीन हो जाएगा उस टाइम पे कि हाँ सर झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ की मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो यहाँ पे जो चट्टान का क्रम है, विंध्यन सेल, हमने पढ़ा था, इसका नाम सुना आपने, विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखो याद करो, करो याद, AD बोलो मेरे साथ, AD, चलो ऐसे बोलो, AD KVGD। अब आप तो याद होना चाहिए यार आपको, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये धारवाड़, कुडप्पा, और ये कौन सा है, ये वाला विंध्यन, ये गोंडवाना, और ये दक्कन ट्रेप। तो आज 2 नाम याद आएंगे यहाँ पर आपको। विंध्यन सेल समूह जो पाया जाता है वो ये विंध्यन कगार प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। क्रम है चट्टानों का बनने का, पहले कौन सी बनी, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, और लास्ट में दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी है। कुछ लोग क्वार्टरी चट्टान भी बोलते हैं, तो उसका हम देखेंगे स्टोरी, MP में क्वार्टरी चट्टान क्या होती है, ये भी एक 7वें नंबर के कुछ लोग रखते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, बलुई मिलेगी, लाल मिलेगी और पीली मिट्टी यहाँ पर आपको मिलेगी, लाल, बलुई और पीली मिट्टी। इसके अलावा क्या होता है, दक्कन ट्रेप की देखो इधर लास्ट में जब आप जाओगे, ये ऐसा एरिया है ना, जैसे कि कहाँ पे बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर बता देते हैं, ये पूरा ये इंडिया, माना कि ये इंडिया है, सब बनानी है अपने सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये दक्कन ट्रेप, ये पूरा अपना दक्कन ट्रेप का एरिया होता है। तो नीचे दक्कन ट्रेप की निकटता के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। अगर वनस्पति यानी कि फॉरेस्ट की बात करूं तो इस पठार में, इस पूरे भूभाग में 30 से 40%, कितना, 30 से 40% भूमि पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और वनों में सागौन का जो वृक्ष है या सागौन की जो पेड़ हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सागौन का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अपने पापा या मम्मी से जरूर पूछें, क्योंकि आप हो सकता है जिस सोफे पर बैठकर ये लेक्चर देख रहे हो सोफा भी सागौन का हो, या जो दरवाजा आपके घर में दिख रहा है ना, हाँ सामने वाला, हो सकता है कि वो भी सागौन का हो, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, विंध्यन कगार प्रदेश या रीवा पन्ना के पठार का। भैया देख लेना आप, है ना, दोनों आ जाए तो दोनों आप हैंडल कर लेना, पता चले कि सर आपने तो रीवा पन्ना का पठार बताया था और ये विंध्यन कगार का प्रदेश पूछ लिया, अब मैं क्या करूं, आपने गलत पढ़ाया। तो ठीक है, आपने जितना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पढ़ा है इस लेक्चर में, ये 200
शब्दों में इसको आप आराम से और बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, जियोग्राफिकल जो कंडीशन बताते हैं हम, उसमें क्या करते हैं वो दर्शनीय स्थल भी डाल देंगे। दर्शनीय स्थल डालने की जरूरत नहीं रहती यार फ्रेंड्स, ये इसके लिए अलग टूरिज्म वाला अपना बहुत ही शानदार, टूरिज्म में से एक क्वेश्चन हर बार जरूर आता है टूरिज्म वाला सेक्शन से, एमपी में पर्यटन की संभावना। ठीक है, और वहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे हर एक चीज़ को डीप में, जितने भी टूरिज्म वगैरह होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं, वहाँ देखेंगे हम इनको। अभी ज्योग्राफिकल इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा ये है आज का कि आप लोग है ना एक सीक्वेंस से पढ़ो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो। सीक्वेंस से पढ़ने से ये फायदा रहता है कि आपके माइंड में कचरा नहीं होगा। याद रखना, देखो जो टीचर है या जैसे मैं हूं, तो मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया स्टार्टिंग में, तो मैं तो कहीं से कहीं किसी भी चीज को लिंक कर सकता हूं। मैं ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते आपको इसी में पॉलिटी बता दूंगा, मैं आपको 4-5 लोगों का नाम बता दूंगा कि पठार में लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो रीवा में कत्था बनाने का उद्योग भी है, तो रीवा में आपको जिप्सम भी मिलेगा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है जिप्सम में। क्या फायदा बताओ, कुछ फायदा है क्या इस चीज का? नहीं, मुझे अपने नॉलेज का यहाँ पर क्या नहीं करना है, प्रदर्शन। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि आप एक अच्छे से वे में पूरी चीज़ों को पढ़ें, और जब आपके पास पूरा पर्याप्त मटेरियल हो जाए, फिर आप इधर से उधर भले कुछ भी कर दो अपने माइंड के साथ, कहीं का फैक्ट कहीं भी उठा कर डाल दो आप। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो एक मेंस में भी यही करना है अपने को, खिचड़ी नहीं पकाना है। जो लोग खिचड़ी पकाते हैं, याद रखना वो टेस्ट नहीं होता। जो मटर पनीर खाने में जो टेस्ट मजा आता ना, वो मटर पनीर वाला टेस्ट, या नॉनवेज वाले भाई को बता दो मैं चिकन वाला, अगर चिकन खा रहा हो तुम लोग, तो चिकन में जो टेस्ट होता है वो आपको खिचड़ी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। खिचड़ी तो मतलब जल्दी बन जाती है, लेकिन मज़ा तो मटर पनीर खाने में ही आता है ना। तो समझो इस चीज़ को आप, है ना। खिचड़ी आप पकाओगे एग्जाम में तो नंबर भी कैसे मिलेंगे? जैसे खिचड़ी खाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है भूख लगा है ना, मतलब मज़े नहीं आते हैं। अगर आप मटर पनीर मस्त तरीके से खाओगे तो आपको फिर क्या होगा, भूख नहीं लगेगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मतलब आपने चिकन खाया तो चिकन के बाद मैं बोलूँगा चलो पोहे खा लो, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। मज़ा अलग ही है ना। तो भाई ऐसे ही इस पढ़ाई का भी है, आप आंसर लिखोगे तो इधर उधर के भटकाव से बचोगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखोगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। एग्जामर जो कॉपी चेक कर रहा हो वो भी खुश हो जाएगा। तो फ्री का ज्ञान अभी बंद करते हैं। फ्री का ज्ञान मतलब जो बोल रहा हूँ ये वाला है ना, ये तो सेवा है मेरी, जो पढ़ा रहा हूँ तो सेवा है। बाकी जो मैंने आपको दिया ना ये 2 मिनट के लिए, ये फ्री का ज्ञान था। तो इसको बंद करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे जिले हैं, ठीक है, आगे क्या है, सॉरी जिले कहाँ से, जिला तो पढ़ चुके हैं हम। उद्योग एवं व्यवसाय, तो यहाँ का प्रमुख उद्योग हमने देखा था व्यवसाय हमने देखा था, कृषि है। यहाँ के लोग कृषि करते हैं और गेहूं प्रमुख फसल है। लेकिन रीवा वाले पार्ट में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर चावल की खेती भी करते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, रीजन से मैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के जो पूर्वी भाग में पानी की अच्छी मात्रा में बारिश होती है, पानी अच्छा होता है। इस कारण से वहाँ के लोग क्या करते हैं, चावल की खेती भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सीमेंट का उद्योग हमने देख लिया सतना में। हीरा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये पन्ना में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि पन्ना का भाग भी इसमें आता है। कत्था बनाने का उद्योग तो रीवा में भी है। ठीक है, एक बात और देखिए आप, ग्रामीण जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है इस भाग में, है ना। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, रीवा पन्ना के पठार में। और नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जब गांव ज्यादा होगा तो शहरों में तो कम होगा ही सही। देखो घनत्व का मतलब, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मानो कि ये एक एरिया है इतना, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में, इसके 1 किलोमीटर के सर्कल में, रेडियस में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि मानो कि यहाँ पर 200 लोग रह रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, 200 जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है, 200 वर्ग किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये कि 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर 200 लोग रहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, देखो सिंपल सी बात है। अगर एमपी का अपने को निकालना है तो आप क्या करो, पूरी वहाँ की जनसंख्या निकाल लो, 3,08,200, सॉरी ये तो क्षेत्रफल है, 3,08,252 क्या है, क्षेत्रफल है। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। बस आपका जनसंख्या घनत्व तो निकल जाएगा। कर लेना आप कैलकुलेशन घर पर बैठ के कैलकुलेटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कितना है मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो रीवा, अगर यहाँ की बात करूं स्पेशली मैं एक प्रीलिम्स फैक्ट की बात करूं तो रीवा में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है रीवा में, लोगों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से। ठीक है, मतलब सर्वाधिक लोग, अगर एमपी में बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं गांवों में वो कहां पर रहते हैं, रीवा में।
ठीक है। अगर मैं परसेंटेज के बाद हिसाब से बात करूं, प्रतिशत कि कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, तो डिंडोरी आएगा उसमें। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी में पाई जाती है। डिंडोरी वहां का लगभग 95.4 है ना, किसी बुक में 94% भी लिखा डायरेक्ट। ठीक है, इतनी जनसंख्या कहां पर गांव में निवास करती है। तो आप बोल रहे हो सर दो फैक्ट है, मुझे पता है जो नए स्टूडेंट है उनके साथ समस्या हो रही होगी ये फैक्ट पढ़कर कि सर क्या है ये, मतलब आपने एक तरफ बोला कि रीवा में जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, फिर एक तरफ बोल रहे हो कि परसेंटेज के हिसाब से इधर पाई जाती है। तो देखो, माना कि मैंने एक चीज बोली, माना कि 100 लोग हैं, 100 लोग कहां पर है, रीवा में। ये समझा रहा हूं, ये ना थोड़ा सा आप देख लेना मैथ के हिसाब से। 100 लोग रीवा में रह रहे हैं और मानो कि 100 नहीं, रीवा में हम 1000 कर लेते हैं। 1000 लोग रीवा में रहते हैं, जनसंख्या रीवा की कितनी, 1000, और 100 जनसंख्या है डिंडोरी की। अब मैं ये बोल रहा हूं कि डिंडोरी में इसमें रीवा में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि मैंने बोल दिया कि 1000 लोगों में से 600 लोग कहां रहते हैं, गांव में। तो 1000 का आप 600 निकालोगे तो कितना आएगा, ये 60%। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यार 60% रीवा के लोग, एग्जांपल दे रहा हूं ना, समझो इस चीज को, कि मैं ये बोल रहा हूं कि 60% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, रीवा वाले। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, मैंने देखा कि डिंडोरी की लोग की जनसंख्या कितनी है, 100 है, जो कि कम है उससे। किससे? अरे भाई इससे, रीवा से कम है ना। तो अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि डिंडोरी के, याद रखना कि डिंडोरी के 95% लोग गांव में रहते हैं, तो 100 का 95 कितना होगा, 100 का 95 ही होगा, हाँ या ना। तो यहां पर कितने लोग गांव में रह रहे हैं, 95 लोग। लेकिन अब देखो यहां पर परसेंटेज के हिसाब से कितना है, एक मिनट, पेन आप लो, एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो पेन भी आप नहीं लो, फिर आप थोड़ा सा यहां पर देखिए परसेंटेज के हिसाब से कितने लोग हुए, 95% रीवा में, इसमें डिंडोरी में। और रीवा में परसेंटेज के हिसाब से कितने आए थे, 60%। तो परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या कहां पर ज्यादा है, डिंडोरी में। लेकिन 600 लोग, रीवा में 600 लोग गांव में रह रहे थे, भले 60% तो था, लेकिन 600 लोग थे साथ में। लेकिन डिंडोरी में भले 95% है, लेकिन लोग कितने हैं, लोग तो भाई 95 है। तो लोग जनसंख्या कहां पर है ज्यादा, रीवा में, और परसेंटेज कहां पर ज्यादा है, डिंडोरी में। अब इससे तो अच्छा और बेस्ट मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तो अगर नहीं आया है तो वापस थोड़ा सा पीछे आओ, थोड़ा और पीछे आओ, है ना, हाँ थोड़ा सा और, मतलब 25 मिनट वाले पे जाओ, थोड़ा सा और देख लो एक बार और। चलिए, तो ये आज अपना डिस्कशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो सब कुछ अच्छी बातें आप करो। ठीक है, और इन सबसे बढ़कर क्या है कि पढ़ो आप लोग, है ना, नोट्स बनाते रहो, है ना। और नोट्स बनाने का जो भी आप बना रहे हो उसको पोस्ट कर सकते हो आप शिक्षा के FB पेज की कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई सा भी कमेंट आप लेटेस्ट वाला कमेंट में सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए कि सर मैंने ये ऐसे नोट्स बनाए हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।